राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी और वज्र घोष। ये वीडियो मैं इस समय ग्राम माहपुर, अपने गांव माहपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से बना रहा हूं बैठ के। हमारी बंगाल यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और कल हम लोग सुबह जलंधर से चले, दिल्ली होते हुए, आगरा होते हुए, लखनऊ होते हुए। आज कल कल एक तरह से हमने कल मतलब सारा दिन और सारी रात ड्राइव किया और आज सुबह हम करीब 8 बजे अपने गांव माहपुर पहुंच गए। बीच में ब्रेक्स लेते आए, पारोली शुक्रवार भी कुछ घंटे रुके अपने आश्रम में, और इसी तरह चलते चलाते आज माहपुर पहुंच गए हैं। माहपुर की डेवलपमेंट अभी जब माता जी की 13वीं हुई थी तब आना हुआ था, तब 1 महीना रहा था मैं यहाँ। उत्तर प्रदेश की एक खासियत ये तो है कि भैया, उत्तर प्रदेश में हर 3 महीने पे के गैप के बाद जब आप आते हैं ना, तो आपको विकास के नए आयाम दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश, मुझे याद है पुराने जमाने में ना, उत्तर प्रदेश में बड़ी मनहूसियत होती थी, गांव में अंधेरा दिखता था, पर अब गांव जगमग दिखाई देते हैं। रास्ते भर, एक तो हाईवेज इतने शानदार, इतने शानदार, मतलब मुझे तो लगता है कि क्या अमेरिका और जर्मनी, इंग्लैंड में भी क्या इससे बेहतर सड़कें होंगी जो इस समय यूपी में जो सड़कें बन रही हैं। कल हम लोग, बल्कि पंजाब की सड़कें तो भैया रुला दे रही हैं। जब तक हम लोग पंजाब हरियाणा में आए बहुत बुरा हाल था। वही पुराने वाले जीटी रोड से आए, दिल्ली आके फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए, वहां से फिर थोड़ी देर नोएडा रुके, नोएडा से फिर यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए। यमुना एक्सप्रेसवे पे आते ही अब हवा से बातें करने लगती है गाड़ी। उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे। अच्छा, एक डेवलपमेंट ये हुई है कि पहले इन जो यूपीडा के जितने भी एक्सप्रेसवेज थे उन सब पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती थी। अब आजकल की गाड़ियां हैं, जरा सा भी आपने लापरवाही की तो वो 100 से ऊपर चली जाती है। मतलब बड़ा कॉन्शियस होकर आप गाड़ी चलाएंगे तभी गाड़ी 100 पे रही, हल्का सा भी अगर एक्सीलेटर पे पैर पड़ गया तो वो 120-130 हो जाती है। पर अब 120 की स्पीड लिमिट हो जाने से जो है बड़ा स्मूथली ड्राइव हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि यमुना एक्सप्रेस पे अब भी 100 की ही स्पीड है, पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे सब पे 120 की स्पीड थी। 120 की स्पीड से उड़ता हुआ आदमी आता है, पता ही नहीं चला कब हम महापुर आ गए। आजमगढ़ से उतर के हम लोग फिर जो आजमगढ़ वाराणसी 4 लेन पकड़ के उससे अपने घर आ जाते हैं। तो अब यहाँ से, अब हम लोगों ने थोड़ा सा विश्राम कर लिया है, अब रात को यहाँ से चलेंगे। आज अब निकलने वाले हैं हम लोग, और आज की रात हम गया जी पहुंच के रात्रि विश्राम करेंगे। ओरिजिनली हम लोगों ने प्लान किया था कि हम माहपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे, पर नहीं, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और गया जी पहुंच के रात वहाँ सोएंगे। उसके बाद कल हम जो है, कल बंटी भैया हमें मिल जाएंगे गया में, तो वहां से फिर हम लोग बंगाल में घुसेंगे। बंगाल में देखिए कहाँ से प्रवेश होता है, तो फिर वहीं से हमारी बंगाल यात्रा, बंगाल रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। और एक अपडेट, कल जब हम लोग यात्रा में थे तो बहुत ज़्यादा फॉलो तो नहीं कर पाए, पर मुझे याद है जब परसों वो 14 दिन के 2 हफ्ते की जो सीज फायर की खबर आई थी ना, तो कुछ लोग बहुत गुलाल पोत के नाचे थे पिछवाड़े पे। देखो, इस्लामाबाद ने ट्रूस करा दिया, इस्लामाबाद ने सीज फायर फायर करा दिया, विश्व गुरु जो है वो फिसड्डी रह गए। तो आपको याद है मैंने कल और परसों जो वीडियोस बनाई थी उसमें कहा था, मैंने कहा ये ओए, ये जो है तुम्हारा, ये जो सीज फायर है ना, ये छलावा है, धोखा है, कुछ नहीं है। ये 1 घंटा भी नहीं चलेगा सीज फायर।
और मोदी ने इसीलिए हाथ नहीं डाला। तो मोदी को पता था कि ये सीज फायर होने वाला नहीं है। सीज फायर की में इन्वॉल्व सभी पार्टीज, कोई भी नहीं चाहती युद्ध विराम। स्पेशली इजराइल तो बिल्कुल नहीं चाहता, अमेरिका चाहता है, अमेरिका के कुछ और इंटरेस्ट है इस युद्ध से। ईरान अपनी बदमाशी से बाज नहीं आएगा, इसलिए युद्ध विराम हो नहीं सकता। तो ऐसे किसी चीज में हाथ मत डालो जिसमें कल को भद्द पिटनी। तो मोदी ने नहीं डाला, पाकिस्तान उस झांसे में आ गया। अच्छा, ट्रंप को यह पता था कि मोदी इसमें हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि ट्रंप को भी तो पता है अपनी फितरत। और क्या मतलब, क्या ही मजे की बात है कि जैसे ही सीज फायर हुआ 7 तारीख को, भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने अपने सभी नागरिकों को नई एडवाइजरी जारी की कि तुरंत मौका है, सीज फायर में अभी युद्ध रुका हुआ है, तुरंत ईरान खाली कीजिए। और बहुत अर्जेंटली बोल रहे हैं, प्लीज अपने नागरिकों को, वो उन्होंने जो ट्वीट किया है और जो एडवाइजरी जारी की है कि तुरंत ईरान खाली करो। तो युद्ध विराम हो रहा है तो कोई सरकार अपने नागरिकों को तुरंत ईरान खाली करने के लिए क्यों बोलेगी? क्योंकि भारत सरकार को और मोदी जी को पता था कि कोई युद्ध विराम नहीं होगा, इसीलिए मोदी जी ने युद्ध विराम का कोई प्रयास नहीं किया। उनको पता था कुछ होना ही नहीं है, ये लड़ेंगे, ऐसे ही लड़ेंगे। और एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पूर्वांचल में ना एक कहावत कहते हैं, आंधी आवे बैठ गंवावे। मतलब जब खेत में बहुत ज्यादा आंधी तूफान, खूब तेज वाली आंधी जब आती है तो वो सब कुछ उड़ जाता है। पुराने जमाने में लोगों के कंबल उड़ जाते थे, झोपड़ियां उड़ जाती थी खेतों में जो लगी होती थी, गांव में छप्पर खपरेल उड़ जाते थे, स्पेशली कंबल उड़ जाते थे पुराने जमाने में, बिस्तर उड़ जाते थे। तो जैसी आंधी आती थी ना, तो लोग भाग भाग के चीजें बीनने की कोशिश करते थे, बचाने की कोशिश करते थे। तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ना 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 ना, गलत बात है, आंधी आवे बैठ गंवावे। जैसे ही आंधी आए तुरंत एक सुरक्षित स्थान ढूंढकर आड़ खोज के बैठ जाओ, और बैठ के सब कुछ लुटने दो, उड़ने दो जो उड़ रहा है, बैठ गंवावे, गंवा दो सब कुछ अगर आंधी आ जाए तो। पर दौड़ के भाग के बटोरने की चीज मत करो, क्योंकि उसमें बहुत खतरा हो जाता है। मैंने एक बार, आई हैव सीन इट, अपनी आंख से मैंने देखा कि आंधी आई, इसी तरह एक और जो ये जो करकट होता है ना, जिसको चद्दर बोलते हैं, स्टील की चद्दरें जो घरों के ऊपर या कहीं लगाई जाती है, वो चद्दर उखड़ गई। और वो, अब आप सोच लीजिए उस वेग के साथ जब वो चद्दर चलेगी तो उसके रास्ते में जो आएगा उसको काट देगी एकदम। 2 टुकड़े कर दिए थे। खैर ये तो विषयांतर हो जाएगा, अगर इस पर और ज्यादा हम बात करेंगे तो भैया आंधी आवे बैठ हुआ आवे, इसलिए जब आंधी आए तो चुपचाप ऐसी जगह पकड़ लो। अच्छा, किसी ऐसी दीवार के पास भी मत बैठो जो ऊपर ही तुम्हारे गिर जाए, आंधी में दीवारें बहुत गिरती हैं। तो भैया ये युद्ध जो है ना, अमेरिका और ईरान का युद्ध, ये एक किस्म की आंधी है, इसमें बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। जो अपनी पहले जान बचाओ। तो मोदी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, तो हमारे ऊपर कोई बम तो गिर नहीं रहे हैं भारत पे, तो हमारे यहाँ पर एक एनर्जी क्राइसिस, और एनर्जी क्राइसिस की वजह से, हॉर्मुज की खाड़ी बंद होने की वजह से, और वहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन, रिफाइनरीज बंद होने की वजह से, या जो भी है, पेट्रोकेमिकल्स की जो किल्लत और एनर्जी की जो क्राइसिस है, उसके प्रभाव से देश को ज्यादा से ज्यादा बचाने की जरूरत है कि उस कमी की वजह से हमारे देश पे कोई दुष्प्रभाव न पड़े। तो मोदी जी की यही सबसे बड़ी खासियत है कि इस वक्त जब की पूरी दुनिया में तेल गैस की कीमतों में आग लगी हुई है, मोदी जी ने 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ने दिया है। अगर हम भारतीय अपनी काला बाजारी और पैनिक बाइंग की प्रवृत्ति
छोड़ दें तो हमारे यहाँ कोई क्राइसिस नहीं है। मोदी की सबसे बड़ी सफलता ये है। मोदी की सफलता विफलता वो सीज फायर में नहीं है जो वो शहबाज शरीफ और असीम मुनीर कर रहे थे, नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं। बहुत मोदी ने बहुत अच्छा किया, उसमें हाथ नहीं डाला। और आज की स्थिति में आप देख लीजिए क्या है आपके सीज फायर की हालत। जबरदस्त लेबनान पे हमले किए, ऐसा हमला किया है कि नानी याद आ गई। हिजबुल्ला पे पूरा और इसराइल ने कह दिया कि ना हिजबुल्ला इस सीज फायर का कोई वो पार्टी ही नहीं था, हिजबुल्ला पे हमले जारी रहेंगे। ऐसे में ये युद्ध विराम कई दिन चलेगा, भगवान ही मालिक। वैसे तो इफेक्टिव हुआ ही नहीं युद्ध विराम। और मैं एक चीज देख रहा था कि हमारा जो इंडी अलायंस समर्थक मीडिया और सोशल मीडिया और ये पूरा जो कबाल है, ये जो गिरोह है, ये ईरान को इतना बड़ा विश्व विजेता घोषित कर रहा है। ईरान जीत गया जीत गया जीत गया जीत गया। अरे भैया कहाँ से जीत गया यार ईरान? और आप किसी को हराने और किसी को जिताने पे लगे क्यों हो? अगर मुझसे पूछेंगे तो इस युद्ध में अब तक सबसे बड़ा विजेता भारत ही है, क्योंकि भारत ने अपना न्यूनतम नुकसान किया है। इसलिए सबसे बड़ा विजेता भारत है, मैं और आप हैं। कल हम आए, पूरे रास्ते हमें कहीं डीजल पेट्रोल की कहीं कोई किल्लत नहीं। कल जब मैं अपने आश्रम में वहां परौली सिकरवार रुका था तो वहां देखा मैंने, वहां एक 13वीं का कार्यक्रम था, तो हजारों लोगों को भोजन पक रहा था। तो मैंने पूछा उनसे ये गैस कैसे मैनेज किया? बोले जी काफी सारा काम तो हमने डीजल की भट्टी से किया, क्योंकि गैस वैसे नहीं। गैस मैंने कहा गांव के अन्य लोगों से क्या है? बोले जिसके पास वो कॉपी है एलपीजी की, उसको इजीली दूसरे तीसरे दिन गैस डिलीवर हो रही है। बाकी किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है, एकदम सुख शांति है गांव में। इसलिए अपना आराम से मौज मनाइए, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। हम लोग यहाँ से अब लगभग इस समय आप मान लीजिए कि लगभग 5 बजने वाले हैं शाम के। तो अब हम यहाँ से वाराणसी होते हुए, मुगलसराय, चंदौली होते हुए गया जी के लिए प्रस्थान करेंगे। आज रात्रि विश्राम हमारा टारगेट गया जी का है। उसके बाद देखते हैं, जैसी ईश्वर की इच्छा हुई। हमारी यात्रा को सपोर्ट कीजिए, इस बंगाल यात्रा को। मेरा नंबर है 7889258317। इसमें सहयोग कीजिए जिससे कि ये यात्रा संपन्न हो सके। वहाँ जाके मैं बंगाल की पूरी रिपोर्टिंग करूँगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना। मैं जरा आपको ये दृश्य देखिए, देखिए ये जो मेरे घर के पीछे ये पकड़ी पाकड़, इसको पाकड़ बोलते हैं, पकड़ी का पेड़, ये सबसे घनी छाया देता है। ये देखिए, ये पीछे का माहौल देखिए। इस पाकड़ के पीछे एक तालाब है और इसी पाकड़ के पीछे के नीचे हम लोग बैठ के सभी कार्य करते हैं। तो ये है हमारी पीछे पशुशाला है, ये जो दिखाई दे रही है। तो ये पेड़ जो है, इसकी एक बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है। मुझे मुझे बड़ा मेरा बड़ा मन लगता है इस पेड़ के नीचे। देखिए इसकी इसकी एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक बार ना इस पेड़ के ऊपर ना बिजली गिर गई थी। और मैं आपको बताऊं कि ये पेड़ जो है हमारे इस घर को ठंडा रखता है। ये देखिए पूरे घर के ऊपर छाया देता है। ये देख रहे हैं आप? तो इस पेड़ के ऊपर बिजली, जो बिजली शायद हमारे घर के ऊपर गिरनी थी, वो इस पेड़ ने अपने ऊपर ले ली। और ये आधा पेड़ जो है मर गया था, आधा। आधे इसके पत्ते वत्ते गिर गए। फिर कुछ हमें 1 हफ्ते बाद महसूस हुआ, मैंने कहा यार ये अचानक इतने ज्यादा पत्ते क्यों गिर रहे हैं? पतझड़ का सीजन तो है नहीं, सब नए पत्ते आ चुके हैं। फिर समझ में आया, ओहो इसको तो बिजली गिरी है, आधा पेड़ सूख के गिर। पर पेड़ की जिजीविशा देखिए कि फिर ये जो साइड है, अब आप देखेंगे ना इसमें, हालांकि आमतौर पर ये जो पाकड़ का पेड़ होता है ना, ये इसमें इतना स्पेस, ये जो आपको आकाश दिखाई दे रहा है ना, जो असली पाकड़ का जो पेड़ होता है, इसमें
इतना घना होता है कि सूरज की एक किरण भी जमीन पे नहीं पड़ती। इसमें इसलिए पड़ती है क्योंकि ये आधा पेड़ मर चुका है, ये बाकी आधे बचे पेड़ ने ही खुद को पुनर्जीवित किया। तो जहां जहां नहीं था उसने एक तो बैलेंस बनाया, भाई आधा पेड़ गिर गया तो आधा सूख गया, आधा हरा है तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, एक तरफ झुक के डिसबैलेंस होकर गिर जाएगा। तो प्रकृति ने अपने आप को पहले बैलेंस किया, और जो बाकी बचा हुआ जो आधा पेड़ जीवित था उसने संघर्ष किया, पहले वापस तना वापस बना, जो डेड ब्रांचेस थी, जो 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 इसकी शाखाएं सूख के गिर गई थी, वो फिर हमने वो कुल्हाड़ी से काट दी, सूखी हुई जो थी मरी हुई शाखाएं, उनकी जगह नया पेड़। और वापस पेड़ को मुझे याद है, इसको वापस बनने में और वापस प्रफुल्लित होने में 5-6 साल का पीरियड लगा था। वो 5-6 साल का इस पेड़ का संघर्ष मैंने देखा है। अब आप नेचर में रहते हैं ना, तो आपको ये सब चीजें अपील करती हैं बड़ी। अच्छा, मैं चूंकि इस पेड़ के नीचे बहुत ज्यादा समय बिताता हूँ जब गांव आता हूँ, तो इस पेड़ को मैंने तिल तिल जीवित रहने के लिए इस पेड़ का संघर्ष देखा। अच्छा, इस पेड़ की एक और बहुत बड़ी खासियत है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये पेड़ के इधर देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब है, ये बांस है इधर, और इधर भी आप देखेंगे बहुत घना बांस है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये बांस है पूरा। बांस का जो झुरमुट होता है, हम लोग को बांस से बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि बांस की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो हमको इसको कटवा दिया जाए, इसको जेसीबी से उजड़वा दो। तो भैया बोले कि नहीं यार, तुम जानते नहीं हो, इस बांस के इन 2-3 झुरमुटों में हजारों चिड़िया रहती है, क्योंकि ये बांस का जो जो अंदर प्रवेश है बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़े पक्षी और प्रेडेटर्स इस बांस के झुरमुट में घुस नहीं पाते, ये इतना घना होता है। परंतु जो एकदम छोटी चिड़िया होती है वो इसके अंदर रहती है, इसके अंदर अपना घोंसला बनाती है। तो ये बांस हजारों चिड़िया चिड़िया जो छोटी वाली है उनका घर। अच्छा, एक चीज और बताऊं, बर्ड पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा कहाँ होती है जानते हैं? यहाँ पानी होता है, दलदली जमीन में ज्यादा बर्ड्स रहते हैं, वहां अलग किस्म की आपको स्पीशीज मिलेंगी। इसलिए मैं जब गांव आता हूं तो मैं बर्ड वॉचिंग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, चिड़िया अलग अलग प्रजाति की। और मैं देखता हूँ महापुर में हमारे जस्ट घर के बगल में, घर के सामने से एक बहुत बड़ी नहर है, तो उस नहर के दोनों तरफ दलदली जमीन तैयार हो जाती है। प्लस हमारे क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, तो हमारे घर के एकदम बगल में तालाब है, उस तालाब की वजह से, अच्छा तालाब की वजह से ये बांसों के झुरमुट हो जाते हैं, तो एक नेचुरल हैबिटेट तैयार हो गया है बर्ड्स के लिए। उसी तरह इस पेड़ के ऊपर बहुत सारी चिड़िया रहती है। तो मैंने देखा ना कि इस पेड़ का संघर्ष, मैंने देखा कि पेड़ ने अपने आप को कैसे, तो मैंने कहा इसी जंगल भी ऐसे ही संघर्ष करता है, ये पेड़ एक जंगल का ही रूप है ना। अच्छा, एक मजे की बात है, ये पेड़ हमने लगाया नहीं, अपने आप होगा। तालाबों के किनारे बहुत अच्छी वेजिटेशन उगती है, और ये इसके अगल बगल देखिए, एक नीम का पेड़ लगा हुआ है, एक आम का पेड़ लगा हुआ है, उधर बांस है, इधर अपने आप एक शहतूत हो गई थी, फिर ये बांस है। ये बाकी पेड़ तो हमने लगा रखे हैं अपने बगीचे में। तो बड़ा बड़ा प्राकृतिक सा माहौल। और अक्सर आपको ध्यान होगा, जब भी मैं यहाँ बैठ के वीडियो बनाता हूँ तो लोग मुझे बताते हैं, मैं तो वीडियो में मशगूल होता हूँ कि अरे नहीं, आपके पीछे से बैकग्राउंड में बहुत सुंदर सुंदर चिड़ियाओं की चहकने की आवाज आती है। ये देखिए अभी भी आई एक। तो मुझे बड़ा मजा आता है यहाँ पे। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली रिपोर्ट शायद गाड़ी में बैठ के होगी, कोई वीडियो बनेगी, और कल से फिर बंगाल से रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।